जय हिंद सभी को स्वागत है आज आपका सिंधु सभ्यता की दूसरे वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के पहले भाग को पढ़ लिया है, तो आज नंबर है सिंधु सभ्यता के दूसरे भाग को। जितनी भी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड बातें बची आज के इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बढ़ने से पहले हम लोग चलेंगे कल के वीडियो में, जो कि हमने सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो चीज़ें पढ़ी हैं, तो एक बार उनको रिवीजन कर लेंगे और वो कनेक्ट भी हो जाएंगी, तो आज की चीज़ें समझ में भी अच्छे से आएंगी। और इसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगी सिंधु सभ्यता, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, अपना डिफेंस के एग्ज़ाम हो गए, जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो उनको एक बार हम लोग उनको भी पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के पहले भाग में हम लोगों ने जाना कि सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं सिंधु सभ्यता को, और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। इसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे पाई गई, और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले खुदाई सिंधु सभ्यता के लिए जो हुई थी वो हड़प्पा से की गई थी, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने शुरू की थी। इसके बाद सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सिंधु सभ्यता में नगर की जैसी कुछ विशेषताएं थी, जिस कारण से नगरीय सभ्यता कहते हैं। और बात कर लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का मैसेज था, जानकारी थी, वो चार्ल्स मैसन ने दी थी, और जो सिंधु सभ्यता के जो सिंधु सभ्यता की खुदाई थी दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता का जो सुपरवाइज था, यानी जिस वहाँ पर जाकर निरीक्षण सर्वेक्षण जिसने किया, वो हमारे जेम्स कनिंघम थे। और सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने दिया था। और सिंधु सभ्यता का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। तो ये कुछ जानकारी थी जो हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद एक चीज़ और देखी थी कि सिंधु सभ्यता का विस्तार चारों एरिया में है। जो तुम्हारा ये पूर्वी वाला जो तुम्हारा ये उत्तर वाला भाग है, तो ये उत्तर वाला भाग जो था ये कश्मीर में था, और ये मांडा स्थान में था चिनाब नदी के किनारे। और जो ये इधर ये तुम्हारा पड़ जाता है पूर्वी, ये पूर्वी था उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में और हिंडन नदी के किनारे। इसके बाद ये आपका जो दक्षिणी वाला भाग आता है ये महाराष्ट्र में था, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। और जो आपका ये पश्चिमी वाला एरिया था ये पाकिस्तान में था, आपका दास्क नदी के किनारे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, सम इज इक्वल टू ऐड, जो स्थान याद करने की थी। सम इज इक्वल टू ऐड, सा से सुरकोटदा जो पाकिस्तान में, मा से मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, ऐड ए से आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, डी से दैमाबाद जो कि आपका महाराष्ट्र में है। इसका नदी याद करने की ट्रिक बताई थी, डच है पर, दा से दास्क नदी, चा से चिनाब नदी, है से हिंडन नदी, पर से प्रवरा नदी। तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के पहले वीडियो में पढ़ ली थी। तो आज बारी आती है, और इसके बाद उसमें हमने कहा था कि सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थान है, इन्हीं स्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने 9 स्थान बताए थे, जिसमें कि 4 स्थान हम लोगों ने पढ़ लिए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, रोपड़। तो अब ये कुछ स्थान बचे हैं, ये 9 बताए थे, लेकिन आज हम लोग 6 स्थान पढ़ेंगे। रंगपुर एक और नया स्थान आज पढ़ लेंगे, तो 6 स्थान को आज पढ़ लेते हैं। तो अब बात आती है, आज की वीडियो शुरू करते हैं बनवाली। देखिए, बनवाली सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थान है। इसकी खोज, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। और ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ये हरियाणा में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। देखिए, सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थान मिले हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये बनवाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह ने इसकी खुदाई की थी, और ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। देखिए, जो बनवाली है, यहाँ से घरों में एक सोख्ता मिला है। ये सोख्ता, ये पानी वाला सोख्ता, यानी जो गड्ढा टाइप का खोद के एक सोख्ता बनाते हैं, यह इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, तो पानी निकलने की एक समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग बेसिकली बनवाली में हमें सोख्ता के अवशेष मिलते हैं। तो ये था बनवाली। अब बात कर लेते हैं कालीबंगा। तो बात आती कालीबंगा। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। और इसकी खुदाई थी बी के थापड़ और बीबी लाल ने इसकी खुदाई की थी।
और ये किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। देखिए घग्गर नदी को पहले सरस्वती की नदी के नाम से जानते थे। सरस्वती आज के समय में विलीन हो गई, लेकिन अगर घग्गर नदी अगर आपको ऑप्शन में न मिले तो सरस्वती भी आप सही कर सकते हैं। और ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद कालीबंगा से अलंकृत ईंट, जुता हुआ खेत और चूड़ी हवन कुंड आदि जैसे अवशेष मिले हुए हैं। और इसके बाद आता है धौलीवीरा। ये आपका धौलीवीरा गुजरात में स्थित है। धौलीवीरा सबसे बड़ा स्थल किस चीज का? सबसे बड़ा सिंधु। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? धौलीवीरा। देखिए धौलीवीरा जो है तो आधा हिस्सा गुजरात में, आधा हिस्सा पाकिस्तान में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो धौलीवीरा। लेकिन जैसे पूछ लिया जाए कि भारत में, तो भारत में इसका अलग स्थान है। ठीक है, अब बात आते हैं रविंद्र सिंह ने इसकी खुदाई की थी। इसके बाद पढ़ते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान और घोड़े की हड्डी मिली है। देखिए कलश पूछ लिया जाए, कलश समाधान कहाँ सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो सुरकोटदा। अब बात कर लेते हैं लोथल की। तो इससे लोथल से प्रमुख क्वेश्चन बनता है कि बंदरगाह का, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो लोथल में स्थित है। लोथल में गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा का अर्थ होता है मिट्टी से। तो लोथल में प्रमुख जगह कौन थी? बंदरगाह। यहाँ से मेन क्वेश्चन बंदरगाह से रिलेटेड पूछा जाता है। यहाँ से लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। फारस की मोहरें भी लोथल में मिली हैं। और फारस की मोहरें यह प्रदर्शित करती हैं कि यहाँ जो व्यापार था वो विदेशों तक होता था। तो ये यहाँ से व्यापार के अवशेष मिलते हैं कि मतलब फारस की मोहरों से हम लोग यह निश्चित कर सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का व्यापार था वो विदेशों तक होता था। युगल समाधान। युगल समाधान से तात्पर्य है कि हम लोग ये निश्चित कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग भी सती प्रथा को मानते थे, तभी युगल समाधान के अवशेष देखने को मिले हैं। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। धान की भूसी यहाँ से मिली हुई है। धान की भूसी यहाँ से मिली हुई है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 1 2 3 4 5 6 स्थान। ये थे 4 स्थान हम लोग सिंधु सभ्यता के पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार टोटल हो गए 10 स्थान। तो एक बार शुरू से पूरे 10 स्थान का नाम याद कर लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, रोपड़, इसके बाद बनवाली, कालीबंगा, धौलीवीरा, सुरकोटदा, लोथल, इसके बाद रंगपुर। ठीक है, इसके बाद तो ये 10 स्थान हो गए। आप लोग इनको बार बार पढ़िए, आपको ये याद हो जाएंगे। और जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन अभी आपको रिवीजन में मिल जाएंगे। जैसे कि RS-37 ये कहाँ से मिला, इसके बाद मेकअप का सामान कहाँ से मिला, हाथी का कपाल कहाँ से मिला, धान की भूसी, रंगपुर, इस प्रकार ये चीज़ें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रमुख बंदरगाह कहाँ मिला और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी ये सिंधु सभ्यता की विशेषताएं सिंधु सभ्यता समाप्त करने के बाद अभी पढ़ लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएं थी, तो वो विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी नगरी, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पूछ लिया जाएगा कि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु सभ्यता थी। अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब 90 अंश पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सिंधु सभ्यता की सड़कें पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिस वजह से इनको साफ नहीं करना पड़ता था। हवाएं चलती तो ये स्वतः ही साफ हो जाती थी। और जो सिंधु सभ्यता की नालियां थी वो ढकी हुई थी, खुली नालियां नहीं थी जी। जैसे कि आजकल इतना विकास हो गया है, फिर भी आप शहरों में देखेंगे कि खुली नालियां थी, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो नालियां थी वो ढकी थी। इसी वजह से सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ की सड़कें जो थी वो चौड़ी सड़कें थी, सपाट सड़कें थी, और जो नालियां थी वो ढकी हुई थी। अब बात कर लेते हैं कृषि की। तो सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, तो वहाँ के लोग कृषि करते थे। अब बात कर लेते हैं व्यापार की। तो सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। देखिए सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर कांसे का ज़्यादा यूज था, कांसा, क्योंकि जो प्राक ऐतिहासिक काल था वहाँ पर तांबे का यूज देखते हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल है जो सभ्यताओं वाला वहाँ पर कांसे का यूज देखते हैं। जो ऐतिहासिक काल है वहाँ पर
लोहे का यूज देखते हैं। तो व्यापार, इनके व्यापार विदेश तक, विदेशों तक होता है, पूरी दुनिया में इनका व्यापार होता था। अब बात कर लेते हैं समाज की। जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो मात्र सत्यात्मक था। मतलब मात्र सत्यात्मक कहने से तात्पर्य ये है कि वहां पर जो लेडीजें थी वो प्रधान थी, मतलब कि वो घर की लेडीज प्रधान मानी जाती। जैसे कि इंडिया में आज के समय में जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, यहाँ पर मतलब कि पुरुषों को ज्यादा वैल्यू दी जाती, तो सिंधु सभ्यता में लेडीजों को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। और जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो भावात्मक या चित्रात्मक लिपि थी। और जिस सिंधु सभ्यता की जो मुहरें मिली हैं तो उन मुहरों पर एक सींग वाले जानवर का चिन्ह है। तो एक सींग वाला जानवर सिंधु सभ्यता में मिला है। और बता दें कि जो एक सींग वाला जानवर है ये गाय नहीं है। सिंधु सभ्यता में किस चीज का वर्णन नहीं है? सिंधु सभ्यता में गाय का वर्णन नहीं है। और जो सिंधु सभ्यता में माप तौल के लिए जो बांट यूज करते थे वो न्यूनतम बांट 16 किलोग्राम था। देखिए जैसे कि आजकल मिलीग्राम, इससे भी नीचे तक के मिल जाते हैं किलो, लेकिन यहाँ पर 16 किलोग्राम का न्यूनतम बांट था। और सिंधु सभ्यता के लोग तलवारबाजी से, युद्ध से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ना तो युद्ध से परिचित थे। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण था। देखिए यदि आप लोगों ने एक मूवी देखी वो मोहनजोदड़ो, जिसमें उसमें मूवी का एंड होता है भयानक बाढ़ से, तो इसी प्रकार उससे याद रख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण पानी की अधिकता अर्थात बाढ़ थी। वहाँ भयानक बाढ़ आई और इस प्रकार सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सिंधु सभ्यता समझ में आई होगी। सिंधु सभ्यता को हम लोगों ने बहुत डीप में पढ़ा है, 2 वीडियो में पढ़ा है, और तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चन को एक सरसरी नज़र में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए ये एक किताब है एसएससी हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज। तो हम लोग इससे पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की जो बन सकते हैं। देखिए इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। सबसे पहला प्राक ऐतिहासिक काल होता है। प्राक ऐतिहासिक काल के 4 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग जो था पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहला भाग पूरा पाषाण काल हो गया। अब बात कर लेते हैं भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा आपकी मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो सबसे पहले पत्थर के औजार पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। इसके बाद मध्य पाषाण के काल के लोग जो थे तो वो मतलब नुकीले हथियार बनाने लगे थे, उनका आकार छोटा होने लगा था। और पूरा पाषाण काल के लोग मतलब कि उनका मेन उद्देश्य जो था वो भोजन खाना था। अब अगला क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो नंबर 1 चौड़ी और सीधी, नंबर बी तंग और मैली, नंबर सी फिसलन वाली, नंबर डी तंग और टेढ़ी। तो हम लोगों ने बताया था कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो चौड़ी और सीधी थी, सपाट थी। तो सिंधु सभ्यता की सड़कें चौड़ी और सीधी थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन से तात्पर्य है कि कौन सी सभ्यता ऐसी है जो नगरीय सभ्यता थी। नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, नंबर सी फारस की सभ्यता, नंबर डी मिस्र की सभ्यता। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेषताओं में कि सिंधु घाटी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। नंबर 6 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो जो हड़प्पा था तो वो रावी नदी के किनारे स्थित था, और जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की खुदाई 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी आपके ये तुम्हारे दयाराम सायनी ने, और मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की थी राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न पढ़ रहे हैं, उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं तो और प्रश्न भी साथ साथ में याद कर ले रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी नदी के किनारे पर स्थित था?
तो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो इसमें जो मोहनजोदड़ो था अभी हम लोगों ने पढ़ा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदड़ो। और इसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ लिया जो आपका ये लोथल है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी? ऑप्शन तमिल, खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी। तो आप ऑप्शन लगाएंगे अज्ञात, क्योंकि विद्वानों ने अभी इसकी लिपि को पढ़ नहीं पाया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मतलब मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन में ये क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि मृतकों का टीला कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार या धान्यागार, दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? नृत्य करती हुई बालिका, जो कि किससे निर्मित थी? कांसे से निर्मित थी। ऑफकोर्स कांसे से निर्मित थी, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में कांसे का ज्यादा वर्णन होता है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन, जिसे पत्तन को बंदरगाह कहते हैं, बंदर कौन सा है? लोथल। हम लोगों ने बताया था कि जो लोथल था सबसे प्रमुख चीज यहाँ से बंदरगाह पूछी जाती है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? जहाजी माला घाट था। तो ये जो लोथल नामक, मतलब कहना चाहता है कि जो लोथल नामक स्थान था, तो यहाँ पर जो बंदरगाह था तो वो किस सभ्यता का था? वो था सिंधु सभ्यता का। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा शहर है जो शहर माना जाता है? तो वो लोथल था। लोथल इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था, बंदरगाह की वजह से यहाँ पर व्यापार होता था, यहाँ से फारस की मोहरें मिली हैं, और इससे सिद्ध होता है कि जो व्यापार था वो विदेशों तक होता, और यहाँ से विदेशों से कनेक्टिविटी की वजह से यह एक शहर माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंधु सभ्यता में कालीबंगा है, हम लोगों ने कालीबंगा पढ़ा है। तो कालीबंगा काली मिट्टी की चूड़ी, अलंकृत ईंट, जुता हुआ खेत, चूड़ी, हवन कुंड। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो इसमें मिट्टी के पात्र सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। और ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। व्यापार, ये देखिए कृषि भी ऑप्शन मिलेगा, व्यापार मिलेगा, लेकिन कृषि नहीं लगाएंगे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे तो वो कृषि करते थे, लेकिन यहाँ पर व्यापार का भी बहुत ज्यादा महत्व है, तो व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो सोना बिल्कुल नहीं, चांदी भी बिल्कुल नहीं, तांबा बिल्कुल नहीं, लोहा नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? इसमें पूछ रहा नहीं पाई गई थी, तो इसमें लोहा नहीं पाई गई थी। जो कोई लोहा जो थी वो ऐतिहासिक काल में उसका वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक काल का मतलब मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, वेदों वाला, उसमें मिलता है लोहा का। लेकिन सोना, तांबा, चांदी ये मिला। तांबा तो आपका प्राक ऐतिहासिक काल में मिल गया था। आगे आते हैं। सोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में? अफगानिस्तान में। आपका अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि बामियान की मूर्ति किस देश में? बामियान की मूर्ति आपकी अफगानिस्तान में, जिसमें कि जो कि अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादी संगठन है, इसने इसको बम से मतलब कि उड़ा दिया था, बम से उड़ा दिया था। तो बामियान की मूर्ति अब क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसे अब मतलब कि इसका पुनः निर्माण कराया जा रहा है। इसके पत्थरों से काट के बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बामियान की मूर्ति किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में अफीम की जो खेती है वो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में होती है। और गोल्डन ट्रायंगल मतलब गोल्डन ट्रायंगल एशिया में दो जगह हैं, लेकिन एक जो गोल्डन ट्रायंगल है उसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान इसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। मतलब कि यहाँ पर इसकी अफीम की खेती ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इस तरह से सिंधु सभ्यता टॉपिक हम लोगों को समाप्त होता है। एक बार हम लोग
क्विक रिवीजन एक बार फिर कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहने के बाद इसे नगरी सभ्यता भी कहते हैं। जो सिंधु सभ्यता का जो मैसेज था, तो ये चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जो सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण था जॉन मार्शल ने किया था। और जो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई थी वो दयाराम साहनी ने हड़प्पा में सन 1921 में की थी। जो सिंधु सभ्यता का एरिया है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। इसके बाद सिंधु सभ्यता में 10 स्थान मिले हैं। 10 स्थान में आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, बनवाली, कालीबंगा, धौलीवीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। इसके बाद सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो चारों तरफ था, जो कि पश्चिमी भाग में पाकिस्तान में सुरकोटदा में दास की नदी के किनारे, उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा में, पूर्वी में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर हिरनद नदी के किनारे, दक्षिण में महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद में। और इसके बाद आपके जो 10 स्थान हैं, तो इन 10 स्थान से कुछ अवशेष मिले हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, जैसे कि मेकअप का सामान कहाँ से मिला, तो चंदहुदड़ो से। इसके बाद आपका इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता की विशेषताएँ हम लोगों ने पढ़ ली। तो चलिए समाप्त करते हैं आज की वीडियो को, और आगे की जो भी सब बताएं हैं उसको अगले वीडियो में समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।